हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो अपने पहले वाले पार्ट में, पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक फ्लावर के बारे में, एक पुष्प के बारे में जो सामान्य जानकारियां थी उसके बारे में आपको बताया था। अब आगे से हम बारी बारी से एक पुष्प की जो संरचना में भाग लेने वाले पार्ट होते हैं उनके बारे में अब बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में एक पुष्प होता क्या है। तो यह एक जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित यानी मॉडिफाइड तथा निश्चित वृद्धि वाला प्ररोह होता है यानी सूट होता है। प्ररोह का मतलब होता है जमीन के ऊपर की जो वृद्धि होती है पौधों की, यानी जो जमीन के ऊपर का पार्ट होता है पौधों का, उसे हम प्ररोह बोलते हैं। तो पुष्प क्या है? पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित तथा निश्चित वृद्धि वाला क्या है? प्ररोह है। अब आगे इस पुष्प की संरचना में जो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वह है पुष्पवृंत यानी पेडंकल। इसे हम पर्णवृंत यानी पेडिसेल भी बोलते हैं। तो अगर हम एक पुष्पवृंत की बात करें तो यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं एक पुष्प का। इसमें यहाँ पे आप एक संरचना देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बना रखा है इस संरचना को, यह क्या है? यह हमारा पुष्पवृंत है। क्या है? पुष्पवृंत है। ये हमारा पुष्पवृंत है यानी हमारा पेडंकल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम पर्णवृंत या पेडिसेल भी बोलते हैं। तो यह पुष्प का डंठल होता है। जो पुष्पवृंत होता है पुष्प का डंठल होता है और यह तने से या शाखा से क्या होता है? जाके जुड़ा होता है। बहुत सारे पौधों में क्या होता है कि ये जो पुष्पवृंत होते हैं वो नहीं पाए जाते और बहुत सारे पौधों में पुष्पवृंत पाए जाते हैं। तो एक चीज आप नोट करिएगा, एक होता है सवृंत यानी पेडिसिलेट और एक होता है अवृंत यानी सेसाइल। यानी ऐसे पौधे जिनमें वृंत पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सवृंत यानी पेडिसिलेट। तो ऐसे बहुत सारे पौधे आपके परिवेश में मिल जाएंगे, जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया। इन सारे पौधों में क्या वृंत पाया जाता है, इसीलिए इन्हें हम सवृंत पेडिसिलेट बोलते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं धरती पर जिनमें वृंत नहीं पाया जाता, यानी ये जो पुष्पवृंत होता है वो नहीं पाया जाता, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? अवृंत यानी सेसाइल बोल देते हैं। तो अगर हम पौधों की बात करें तो इनमें एक प्रमुख पौधा है आपका मदार। मदार एक ऐसा पौधा है जो अवृंत होता है, सेसाइल होता है, यानी उसमें पुष्पवृंत नहीं पाया जाता, यानी उनमें पुष्प का डंठल नहीं पाया जाता। अगला जो पार्ट है पुष्प का वह है पुष्पासन यानी थैलेमस। तो पुष्पासन नाम से ही पता चल रहा है, पुष्प का आसन यानी पुष्प का वह भाग जो पुष्प में जहां पर क्या होता है? फिट होता है, जहां पर स्थित होता है, फिट हो जाता है, आके बैठ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। तो एक पुष्प का जो पुष्पासन होता है, आप अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप की संरचना होती है। ये तो हो गया आपका पुष्पवृंत और इसी के ऊपर आप थोड़ा सा गद्दीदार संरचना देखेंगे इस टाइप का, और जिसपे ये सारे के सारे पुष्प आके क्या होते हैं? फिट बैठे रहते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं पुष्पासन। तो पुष्पवृंत का जो अग्रस्त भाग होता है वह थोड़ा चौड़ा और फूला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम पुष्पासन बोलते हैं। पुष्प का अगला जो पार्ट है वह है हमारा बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स। तो कैलिक्स के बारे में आप जानते होंगे, यह पुष्प जानते होंगे, यह पुष्प के ठीक, यह जो पुष्पवृंत होता है उसी के ठीक ऊपर स्थित हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचनाएं होती हैं। इस फिगर में आप ये हरे रंग की जो है संरचनाएं देख सकते हैं। ये हमारा कैलिक्स है। क्या है? ये हमारा कैलिक्स है यानी बाह्य दलपुंज है। तो एक तो यह हरा होता है। हरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो जाहिर सी बात है यह सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा? भोजन बनाएगा। तो यह सूर्य के प्रकाश से लगातार भोजन बनाता रहता है और बढ़ते हुए पुष्प को यह क्या करता है? पोषण देने का काम करता है। कौन? यह जो कैलिक्स होता है। तो कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज यह पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है, जो सामान्यतः कैसा होता है? हरे रंग का होता है। तो इसके दो मुख्य काम है। एक तो यह सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाकर क्या करता है? बढ़ते हुए पुष्प को प्रदान करता रहता है, और दूसरा काम है इसका कि यह पुष्प की कलिका अवस्था में
प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। कौन? यह जो कैलिक्स है, फिगर में आप इसे देख सकते हैं। अब एक चीज आप इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि जो ढेर सारे कैलिक्स होते हैं मौजूद, 4 की संख्या में या 6 की संख्या में या 8 की संख्या में जो भी हो, उसमें से अगर एक पार्ट हम निकाल लें तो उस एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? तो उस एक पार्ट को हम बोलेंगे सेपल, जिसे हम कैलिक्स की इकाई बोलते हैं। तो वन पार्ट कॉल्ड, कैलिक्स का यानी बाह्य दलपुंज का एक भाग, एक पार्ट क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है, यानी बाह्य दल कहलाता है। अगला जो पार्ट है पुष्प का वह है दलपुंज यानी करोला। तो करोला कैलिक्स के ठीक ऊपर स्थित जो है, ये जो रंगीन रंगीन संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो दलपुंज होती हैं, करोला होती हैं, जिन्हें हम पुष्प की पंखुड़ी भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं वो ज्यादातर रंगीन होती हैं। रंगीन इसलिए होती हैं ताकि कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ क्या कर सके? वो आकर्षित कर सके। तथा इनका जो एक और प्रमुख काम है कि रंगीन होने के कारण जब कीड़े मकोड़े इन पर ज्यादा आकर्षित होते हैं तो फिर ये परागण में भी क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और इन्हें पुष्प का हम दूसरा जो है क्या बोलते हैं? चक्र बोलते हैं। एक पुष्प के अंदर स्थित ये दूसरा क्या होता है? चक्र होता है या घेरा होता है। कौन? यह जो हमारा करोला होता है। तो यहाँ पे आप रेड कलर का ये करोला इस फिगर में देख सकते हैं। अब इस करोला की एक इकाई यानी एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। तो करोला की इकाई को हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। जैसे कैलिक्स की इकाई को सेपल बोलते हैं, वैसे ही करोला की इकाई को हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। आगे आप ध्यान देना, आपने एक शब्द पढ़ा होगा परिदलपुंज, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इपिकैलिक्स या पेरियंथ। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये परिदलपुंज क्या होता है, इपिकैलिक्स क्या होता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस धरती पर कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें यह जो कैलिक्स है यानी जो बाह्य दलपुंज है और यह जो करोला है यानी जो दलपुंज है, तो कुछ पौधों में कैलिक्स और करोला में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो पता नहीं चल पाता। तो जिन पौधों के पुष्पों में ये कैलिक्स और करोला में हम अंतर जब स्पष्ट नहीं कर पाते तो ऐसे पुष्पों में क्या पाया जाता है? तो फिर ऐसे पुष्पों में पाया जाता है कैलिक्स और करोला की जगह पर इपिकैलिक्स या पेरियंथ यानी परिदलपुंज पाया जाता है। जैसे धरती पर कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे यूफार्बिया हो गया, आपका बोगेनविलिया हो गया। यूफार्बिया और बोगेनविलिया ये ऐसे पौधे हैं जिनके पुष्पों में क्या पाया जाता है? कैलिक्स और करोला में डिफरेंस नजर नहीं आता, तो उनकी जगह पे उनमें पाया जाता है परिदलपुंज यानी इपिकैलिक्स या पेरियंथ। अगला पार्ट है पुष्प का पुमंग यानी एंड्रोसियम। तो आप पुमंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। यह एक पुष्प का डायग्राम आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परागकोश और पुंतंतु हमने बना रखा है, लिख भी रखा है। तो ये पूरा का पूरा भाग तो हो गया आपका पुष्प का नर जननांग यानी पुमंग। और यह जो पुमंग होता है यह पुष्प का एक तो नर जनन अंग होता ही है, साथ ही साथ इसकी हम इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसकी इकाई को हम पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर यानी स्टेमेन बोलते हैं। अब इस पुमंग में, इस एंड्रोसियम में दो मुख्य चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यानी एक पुमंग के अंदर दो प्रमुख भाग पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है पुंकेसर का ऊपरी भाग जिसे हम बोलते हैं परागकोश। तो ये पूरा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पुंकेसर हो गया। तो उसका ऊपरी भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह परागकोश है, एंथर है। और यह जो परागकोश होता है, आप सबको पता है कि इस परागकोश के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी परागकणों का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और दूसरा यह जो सूत्रवत संरचना आप देख रहे हैं यह है हमारा पुतंतु फिलामेंट। तो यह परागकोश और पुतंतु यह जो है नर जनन अंग, जो कि आपका पुष्प का नर जनन अंग पुमंग है, उसकी क्या होते हैं? उसके ये दो मुख्य पार्ट होते हैं। अब इसके बाद आप एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पुष्प में यह जो परागकोश है, अगर उसमें आपको ये दो पालियां नजर आए,
एक तो एक ये पाली हो गई, एक ये पाली हो गई। अगर दो पालियां नजर आए तो ऐसे परागकोश को हम बोलते हैं द्विकोष्ठकी यानी डाइथिकस। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके परागकोश में आपको सिर्फ एक कोष्ठक देखने को मिलेगा, तो ऐसे परागकोश को हम बोलते हैं एक कोष्ठकीय यानी मोनोथिकस। अगला जो भाग है पुष्प का वह है जायांग या स्त्री केसर, जिन्हें हम अंग्रेजी में गाइनोसियम या पिस्टिल भी बोलते हैं। तो यह जो जायांग या स्त्री केसर होता है, एक तो यह पुष्प का आखिरी चक्र होता है, यानी पुष्प का आखिरी चक्र या आखिरी घेरा होता है। दूसरी चीज, यह पुष्पासन के केंद्र में क्या होता है, स्थित होता है। जो पुष्पासन होता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उसके यह केंद्र में बीचों बीच क्या होता है, स्थापित होता है। तीसरी चीज, यह पुष्प का क्या होता है, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसके बाद इसकी जो इकाई होती है, जायांग की जो इकाई होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्त्री केसर या अंडक बोल देते हैं। तो जायांग की इकाई स्त्री केसर या अंडक यानी कार्पेल होता है। अब इस अंडक या स्त्री केसर के तीन प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है स्टिग्मा, एक स्टाइल, दूसरा ओवरी। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यह हमारा स्टिग्मा है यानी वर्तिकाग्र है। यह पुष्प का सबसे ऊपरी भाग होता है जो थोड़ा चिपचिपा होता है। परागण की क्रिया में जो परागकण होते हैं वो सबसे पहले इसी स्टिग्मा पर ही आते हैं। दूसरी, ये जो नलीनुमा संरचना आप देख रहे हैं, यह पुष्प का वर्तिका है यानी स्टाइल है। यह जो वर्तिका होती है, स्टाइल होती है, एक तो यह समुचित ऊंचाई तक इस वर्तिकाग्र को क्या करती है, उठाती है, ताकि यह परागकणों को आसानी से प्राप्त कर सके। और दूसरी चीज, जब इस पे परागकण आते हैं और इसी वर्तिका के अंदर क्या करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं, तो ये वर्तिका जो स्टाइल होती है अपने अंदर से पराग नलिका के निर्माण में भी जो है क्या करती है, पुष्प की मदद करती है। और तीसरा, यह जो फूला हुआ आप भाग देख रहे हैं पुष्प का, यह इसका ओवरी है, अंडाशय है। और हमने आपको बताया था जो अंडाशय होता है पुष्प का वह बाद में फल में बदलता है, और इस अंडाशय के अंदर यह जो बीजांड होते हैं वो व्यूल होते हैं, वो बाद में बीज में बदलते हैं। और उस बीज के अंदर क्या स्थापित होते हैं, तो इम्ब्रियो भ्रूण स्थापित होते हैं, जो बाद में एक नए विकसित पौधे को जन्म देते हैं। तो यह पूरा का पूरा आपने पढ़ा एक पुष्प के बारे में, पूरी पुष्प के जो प्रमुख संरचनाएं थी, पुष्प के जो प्रमुख पार्ट थे, उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।